Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about Hindi grammar for class 4. हिंदी ग्रामर में क्लास 4 लेवल पर क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले आती है भाषा की परिभाषा। तो भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है? जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। रिपीट करते हैं, जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा के प्रकार। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा वो होती है जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे सुनकर उसको समझते हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा वो होती है जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे सुनकर उसे समझते हैं, तो ये भाषा मौखिक भाषा होती है। इसी तरह से लिखित भाषा में क्या होता है, जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तो ये भाषा आपकी लिखित भाषा हो जाती है। एक होती है सांकेतिक भाषा। इसमें क्या होता है कि संकेत के द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग बाधिर, मूक या फिर युद्ध स्थलों पर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लिपि। तो भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है और लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेज़ी और फ्रेंच रोमन लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, जबकि उर्दू फारसी में लिखी जाती है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया। इसी वजह से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और ये जो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं इनको हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, केरल में मलयालम बोलते हैं, गोवा में कोंकणी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में बंगाली बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं और कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रामर क्या होता है। तो जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार की होती है, शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार। शब्द विचार में क्या होता है कि इसमें वर्णों के मेल से बने शब्दों और उनके भेदों पर विचार करते हैं। वाक्य विचार में क्या होता है, वाक्य की रचना पर विचार करते हैं। और वर्ण विचार में क्या होता है, इसमें वर्णों के उच्चारण और उनके लिखने के ढंग पर विचार होता है। तो ये हो गई हमारी व्याकरण की जानकारी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्ण। तो वर्ण क्या है? वर्ण छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण फिर से रिपीट करते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब 2 तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। और हिंदी वर्णमाला की बात करें तो इसमें 11 स्वर होते हैं, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। तो ये 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके व्यंजन। व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अंत में छोटा आ की ध्वनि निकलती है। व्यंजन हमारे अस्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं और हिंदी वर्णमाला की बात करें कुल 39 व्यंजन होते हैं और इनमें से क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होते हैं। एक होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? शा, सा, हा।
और अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। संयुक्त व्यंजन होते हैं शा, त्रा, ज्ञा, श्रा। और स्पर्श व्यंजन होते हैं टा, ठा, डा, ढा, णा। अब आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कक्षा, और जैसे आ जाता है आपका संयुक्त व्यंजन से बने शब्द हो जाते हैं आपके मित्र, चित्र, श्राप, श्रेष्ठ। तो ये आपके व्यंजन हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है मात्रा। तो स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उनको हम मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अयोगवा। तो जो वर्ण ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं तो वो अयोगव्या होते हैं, जैसे अंग, आहा या आ। इनका जो स्थान होता है वो स्वर के बाद और व्यंजन से ठीक पहले होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अनुस्वार। तो जो अंग होता है उसको हम अनुस्वार भी कहते हैं, और इसका चिन्ह एक जो बिंदी होती है वैसे वो होता है, और इसका जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है। एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके जैसे हंस, कंस, रंग, संगीत। तो ये आपके अनुस्वार हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विसर्ग। तो जो हा होता है उसको हम विसर्ग कहते हैं, और इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है और उसका उच्चारण हा की तरह होता है। नेक्स्ट आती हैं अनुनासिक। तो आ को हम अनुनासिक भी कहते हैं, इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, और इस ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो मुंह और नाक की सहायता से होता है, जैसे सांप, पांच, आँख, इस तरह से होता है। तो अगर लिपि ना हो तो किसी भी भाषा का विकास हो ही नहीं सकता और ना उसकी कल्पना की जा सकती है। नेक्स्ट आता है आपका हिंदी ग्रामर में शब्द। तो दो या दो से अधिक वर्ण मिलके कुछ निश्चित अर्थ देते हैं तो उनको हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलके जो अर्थ देते हैं, एक निश्चित अर्थ देते हैं, उसको हम शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो बनावट के आधार पर देखें तो तीन तरह के शब्द हो जाते हैं। एक हो जाते हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनको अलग करने पर उनके अंगों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम नदी। तो नदी को हम अलग अलग करेंगे तो होगा ना प्लस दी, जिसका कोई अलग अलग अर्थ ही नहीं होता है। तो ऐसे शब्द हमारे रूढ़ शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका योग रूढ़ शब्द। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से बने यौगिक शब्द जो कि एक विशेष अर्थ देते हैं उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज। जलज हमें पता है कि कमल का पर्यायवाची है, कमल के पर्यायवाची पढ़ते हैं तो इसमें हो जाता है आपका जलज, नीरज, पंकज। जलज का मतलब होता है जल में पैदा होने वाला। एग्जाम्पल कमल। तो इसका जो अर्थ हो गया वो कमल हो गया, जो कि विशेष अर्थ हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके यौगिक शब्द। तो वो शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय। तो हिमालय को अगर आप ब्रेक करोगे तो बनेगा हिम प्लस आले। हिम का मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ और आले का मतलब घर। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। जैसे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग करे जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अताह, प्रायः। नेक्स्ट आते हैं आपके तद्भव शब्द। वो शब्द जो मूल रूप में परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग करे जाते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि है तो हम उसको आग भी लिखते हैं, मतलब हमने मूल रूप को उसके जो मूल रूप है उसको हम परिवर्तन कर दिया और हम अपनी हिंदी भाषा में उसको प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके विदेशी शब्द। मतलब हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं में अक्सर प्रयोग करे जाते हैं तो वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अलमारी। नेक्स्ट आता है आपका देशज शब्द। मतलब हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द जो स्थानीय बोली में प्रयोग होते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर बात करें तो दो तरह के शब्द हो जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द।
विकारी शब्द वो होते हैं जिनके रूप में वचन पुरुष काल के कारण बदलाव आ जाता है, तो वो विकारी शब्द होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नेक्स्ट आते हैं आपके अविकारी शब्द। वो शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब ये भी 4 टाइप्स के हो सकते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो 2 भेद होते हैं शब्दों के: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जो वर्णों के मेल से बनते हैं और उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जो वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। इसी तरह से वाक्य हो जाता है। वाक्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वाक्य के अंग यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के 2 अंग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, जबकि विधेय, जिसको हम इंग्लिश में प्रेडिकेट भी बोलते हैं, तो जो उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसको हम विधेय कहेंगे। जैसे सीता काम कर रही है, तो इसमें सीता आपका उद्देश्य हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, और काम कर रही है आपका विधेय हो गया। So that's all for the day. Thank you so much.